सब्जेक्ट हम देखेंगे तो ये आपका होगा कृषि से रिलेटेड, और ये आपका ज्योग्राफी क्लास जो 8 है उसकी देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्लास कौन सी है, तो आप 8 क्लास की ये आपकी एनसीईआरटी की सीरीज़ जो है मैंने चलाई है, तो उसके अंतर्गत इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि जो भी कृषि से रिगार्डिंग जो बात किया जा रहा है उसको देख लेते हैं। देखिए बच्चे जो हैं वो उनके बारे में बोला जा रहा है कि जो गुरमीत है, यहाँ पे गुरमीत नाम का एक बॉय है। ठीक है, तो गुरमीत, मधु, टीना जो है वो क्या कर रहे हैं कि एक गाँव से गुजर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो वो एक गाँव से गुजर रहे हैं। तो उसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है यहाँ पे जो बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि वहाँ उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा था। जो बच्चे हैं वो किसान को खेत की जुताई करते हुए देखते हैं। किसानों ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहे हैं। ठीक है, किसानों ने बच्चों से कहा कि वो गेहूं की बुआई करेंगे और मृदा जो है को उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डालना है। ठीक है, उनके द्वारा, किसानों के द्वारा बच्चों को बताया गया। यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहाँ से उठे आटे में परिवर्तित करके जो है कारखानों में डबल रोटी और बिस्किट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। ठीक है, यानी इस तरह से आपको देखा जा रहा है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आप जैसे पौधे से, बोला जा रहा है कि पौधे से परिष्कृत जो आपका उत्पाद एक के तक क्या होता है कि रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती है। तो पौधे से परिष्कृत जो उत्पाद होते हैं उसमें क्या कौन सी प्रक्रिया होती है, तो 3 तरह की प्रक्रिया देखते हैं। पहला आपका प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है और तृतीयक जो है प्रक्रिया को हम देखते हैं। यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जैसे आपका कहा जा रहा है कि प्राथमिक प्रक्रियाओं के लगभग क्या है कि प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी गतिविधियों को शामिल किया जाता है जिनका संबंध क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। यानी प्राथमिक क्रिया वही होती है जो कृषि से रिलेटेड होती है। जैसे आपका क्या हो गया, तो कृषि हो गया, मत्स्य हो गया, संग्रह, इनके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीय की क्रियाएं क्या होती हैं, इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात विनिर्माण भी आप देख सकते हैं, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। तृतीय क्रियाएं क्या होती है, तो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों को मिला करके क्या बनता है, तो ये सेवा कार्य बनता है, तो सहयोग से बनता है। ठीक है, यानी तृतीयक जो क्षेत्र होते हैं ये आपको बताया जा रहा है कि तृतीयक क्षेत्र जो उसको कहते हैं जो आपका अब तो मतलब तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को क्या करते हैं, सेवा कार्य द्वारा सहयोग प्रदान करती है। ठीक है, यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि कृषि जो है वो एक क्या है, तो आपका प्राथमिक क्रिया है। उसके अलावा फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% जो है वो लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न होते हैं, और जो 2/3 जो है जनसंख्या जो है अब तक जो है कृषि पर निर्भर है भारत में, की ये बात कहा जा रहा है। ये पे राइटर जो है आपके जो बुक में लिखा गया, तो बोला जा रहा है कि बिल्कुल जो आपका अनुकूल पर स्थलाकृति हो सकते हैं, आपके अनुकूल जो स्थलाकृति होते हैं, इसमें बताया जा रहा है कि उसके अलावा मृदा और जलवायु क्रियाकलाप जो कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। यानी क्या चाहिए, अनुकूल स्थलाकृति होनी चाहिए, मृदा होनी चाहिए और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है, और आप इस तरह से मैप में भी देख सकते हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहाँ पे फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक मौजूद होते हैं, क्योंकि हर जगह तो फसल नहीं उगाया जाएगा ना, उसके लिए आपको अच्छी मृदा भी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसी तरह से आप देखा, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि देख सकते हैं कि ये जो है आपका मैप है, तो इसको मैं ना नेक्स्ट वाले में कवर कर देती हूँ। ठीक है, तो ऐसा दिख भी रहा है, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा थोड़ा दूर भी रख देती हूँ, कवर करने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए क्या है कि यहाँ पे जो ग्रीन वाला जो पार्ट दिख रहा है, तो ये क्या है कि आपका कृषिगत भूमि, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या, तो कृषिगत भूमि जो है यहाँ पे बताया गया है। जैसे यहाँ पे है, ये सारे ग्रीन वाले जो पार्ट है इस एरिया में देख सकते हैं। आपका उत्तरी वाले, आपका दक्षिण अमेरिका के पार्ट को देखिए, उसके अलावा आपका अफ्रीका वाले कॉन्टिनेंट को देख लीजिए, आपका इंडिया वाला जितने भी पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया का जो आपका
पूरब वाला एरिया है, उसके अलावा जो आपका दक्षिण वाला भी एरिया कुछ कवर किया गया है। आप चाइना के पार्ट को देखिए, पूरब के एरिया को। उसी तरह से अगर यूरोप में आप जाते हैं तो यहाँ पे क्या बताया गया है, तो आप देख सकते हैं कि यूरोप जो होते हैं पश्चिम वाले एरिया में, जो फ्रांस आपका, उसके अलावा जो पुर्तगाल हो गया, ये सब एरिया में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ जो है पूर्व जो है इस एरिया में भी आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका यानी कनाडा और यूएसए और ये सब एरिया में आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए मैक्सिको वाला, ये आपका जो डिवाइडिंग दोनों देशों को जो बांटा जाता है वो आपका है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। उसी तरह से यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, उसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे पश्चिम जो है, पश्चिम महासागर क्या है, तो पश्चिम प्रशांत महासागर जो है वो पश्चिम में है। उसके अलावा आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर है। मकर रेखा जो है वो आप जान रहे हैं कि दक्षिण से जाता है। अगर पृथ्वी का अगर आप मैप बनाएंगे तो अर्थ अगर इस तरह का है तो साउथ वाला पार्ट क्या होता है, तो ये आपका मकर रेखा होता है, ये मकर हो गया। और उत्तरी वाला क्या होता है, तो ये आपका कर्क रेखा हो जाता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि हाफ हाफ जो डिवाइड किया जाता है वो विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा कहा जाता है, ठीक है, जिसको 0 डिग्री अक्षांश से हम लोग डिनोट करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तरी अटलांटिक जो एस आकार की है, आर्कटिक महासागर हो गया जो 0 डिग्री को डिनोट किया जा रहा है। उसी के आधार पे आप अगर देखेंगे तो हिंद महासागर जो इंडिया के नाम पे रखा गया है कि आपका हिंद महासागर जो है एक समुद्र है जो एक कंट्री के नाम पे है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो दक्षिण अटलांटिक महासागर है। उसके अलावा दक्षिण महासागर भी आप साउथ जो देख सकते हैं कि आपके अफ्रीका के जो नीचे वाले जो है जो हमेशा बर्फ़ से ये ढकी रखती है, तो दक्षिण महासागर भी है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंटार्कटिका भी है जो हमेशा बर्फ़ से, और ये इस पे किसी कंट्री का अंटार्कटिका पे अधिकार नहीं है। यहाँ पे रिसर्च वगैरह जो साइंटिस्ट होते हैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग यहाँ पे रिसर्च करते हैं और अपना जो है जितने भी डेवलपमेंट है, जो भी चीज़ें किस तरह से जीवन को आगे बढ़ाया जा सके, तो मतलब स्नो एरिया में भी ये लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिया पूरा हमने डिटेल को, मैप को। चलिए उसके अलावा देखिए यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया गया है कि क्या आप जानते हैं कब बात किया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर को देखिए, तो एग्रीकल्चर को क्या किया है कि 5 से 6 भागों में इसको डिवाइड किया है। तो आपका एग्री हो गया, सेरी हो गया, पीसी हो गया, वीटी हो गया और हॉर्टी है। तो कल्चर सब में अगर एग्री मिला देंगे तो एग्रीकल्चर हो गया, आपका सेरी मिला देंगे तो सेरीकल्चर, पीसी तो पीसी कल्चर, वीटी तो वीटी कल्चर और हॉर्टी तो हॉर्टिकल्चर हो जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर जो होते हैं जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया भी जा रहा है डिटेल में कि आपका जो है एग्रीकल्चर क्या होता है, तो आपका कृषि यानी मृदा की जुताई, फसलों का उगना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं। सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम उत्पादन होता है, रेशम के कीटों का जो है वाणिज्यिक पालन किया जाता है। यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है, यानी यह कृषक की आय में जो अगर मान लीजिए कि कोई बिजनेस करता है अगर सेरी का, तो रेशम का बिजनेस करता है तो कीट पालन करेंगे और उससे क्या होगा कि किसानों का आय जो होगा थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा नहीं काफ़ी बढ़ता है, ठीक है। उसके अलावा जो क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं आपका में सेरीकल्चर हो गया, पीसी कल्चर हो गया, जैसे बगल में लिखा भी हुआ है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो रेशम से संबंधित। पीसीकल्चर किससे, तो मछली पालन से है, यानी जो विशेष रूप से क्या होता है कि निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन जो किया जाता है। विटीकल्चर क्या होता है, तो द्राक्षा कृषि होती है, अंगूरों की खेती करते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, तो उद्यान कृषि जो करते हैं उसको देखेंगे। वाणिज्यिक उद्योगों के लिए जो है सब्जियों, फूलों और फलों के अंतर्गत ये आप उगाना जो होता है, वाणिज्यिक उद्योगों के तौर पे हम लोग उगाते हैं, तो ये इसमें आ जाता है। हॉर्टिकल्चर में सब्जी, फूल, फलों का भी उगाना हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। देखिए कृषि तंत्र में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बुक है एनसीईआरटी का वो बहुत अच्छा है। आप अगर इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको एक बेसिक नॉलेज डेवलप होगा अबाउट मतलब हमारे जितने भी हमारे जो प्राकृतिक वनस्पति होती हैं उनके बारे में हम जानते हैं। उसके अलावा जो कृषि तंत्र के बारे में है, उसके अलावा वन में हमने देखा, ये सब चीज़ों के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से अपने बेसिक नॉलेज को भी डेवलप कर सकते हैं। कृषि और खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जाता है, ठीक है। कृषि हो गया या खेती हो गया एक तंत्र ही है। इसके महत्वपूर्ण क्या होता है कि निवेश करने के लिए बीज चाहिए, बीज चाहिए, उर्वरक भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए और श्रमिक भी चाहिए, क्योंकि अगर फसल हो जाएगा तो काटने का भी तो काम करना होगा। उसी के अलावा कृषि में जो किसान लगे रहते हैं तो जुताई किया जाता है, बुआई किया जाता है, ये भी आपको देखना होगा।
तो ऐसा नहीं है कि कृषि जो है एक किसान पे ही निर्भर है, उसमें बहुत सारे जो लोग लगे रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति की जा रही है, तो आपके जुताई बुआई छिड़ाई भी किया जा रहा है, यानी एक किसान है जो आपका उर्वरक की छिड़ाई की जा रही है। उसके अलावा जो मशीनरी लगती है, तो मशीनरी में क्या है, तो आपका ट्रैक्टर हो गया, बीज हो गया, रसायन भी लगाया जाता है क्योंकि कीटों से बचाव जरूरी होता है। उसके बाद जो है वो आपका एक तरीका बनता है जिससे कि फसल आप डेवलप हो पाता है, उग पाते हैं अच्छे तरीके से। नहीं तो वो क्या हो जाता है कि कीड़े मकोड़े भी उसको खा लेते हैं। उसी तरह से यहाँ पे बोला जा रहा है ये कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति है, ठीक है। यहाँ पे दिया भी हुआ है 3.2 को देखेंगे तो, और 3.3 में क्या बोला जा रहा है, तो भौतिक और मानवीय कृषि निवेश की बात की जा रही है। यहाँ पे क्या बोला, तो भौतिकी और मानवीय कृषि निवेश में अगर देखा जाए तो एक किसान क्या निवेश करता है, आप खुद भी देखिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे आपका भंडारण की किस तरह से करते हैं, श्रम की ज़रूरत होती है, मशीनरी भी लगती है, उसमें रसायन भी लगता है एक खेती करने में। उसके अलावा जो होते हैं मानवीय निवेश जो है, इसके बिना जो है कृषि की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि सभी हाथों से थोड़े ना किया जा सकता है, तो उसके लिए भी मानवीय निवेश किया जाता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए तो आपका भौतिक निवेश की अगर बात किया जाए, ये मानवीय निवेश में आपका भंडारण, श्रम, मशीनरी, उसके अलावा रसायन आ सकता है। भौतिक निवेश क्या होता है, तो आप देख सकते हैं कि सूर्य प्रकाश हो गया, तापमान हो गया, मृदा हो गया, ढाल हो गया, वर्षा, ये जो हमारे नेचर जो नेचर के द्वारा दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, नेचुरल वाले जो निवेश करते हैं भौतिक आपके निवेश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कुछ पॉइंट को दिया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि जो सिंचाई, निराई और कटाई, इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत जो है फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। कृषि के प्रकार अगर देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्व में जो है कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाएं हो गए, उत्पाद की मांग हो गई, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर पर आधार पर जो कृषि को कितने तरीके से बांटा गया, तो दो रूपों में वर्गीकृत किया गया है। एक क्या है, तो आपके निर्वाह कृषि है, और एक आपका वाणिज्य कृषि के अंतर्गत आता है, ठीक है। यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि आपको एक बॉक्स दे दिया जाता है जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वन लाइनर फैक्ट में के रूप में आपको हर किसी को जानना चाहिए। आपका जैविक कृषि तो जानते होंगे, तो जैविक कृषि वाला जो राज्य है भारत में, तो ये आपका सिक्किम है, ठीक है। वहाँ पे जैविक कृषि की जाती है, ठीक है। तो ये पहला राज्य है। उसके अलावा जैविक कृषि में क्या होता है, तो देख सकते हैं कि इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर क्या करते हैं, जैविक खादों और प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, जैसे नीम हो गया, उसके अलावा आपका जो बहुत सारे गोबर का यूज़ किया जाता है जो प्राकृतिक रूप से हमको मिलता है। प्राकृतिक कीटनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो है आनुवंशिक बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है अगर इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए गोबर क्या होते हैं, मलमूत्र क्या होते हैं, तो ये प्रकृति से ही, जानवरों से मिलते हैं, तो ये अच्छे ही माने जाते हैं। आपके भूसा हो गया, वो भी क्या किया जाता है कि अगर खेतों में गोबर को भी डाल दिया जाता है, तो ये क्या होता है कि थोड़ा मतलब कृषि के लिए अच्छा होता है, फसल जो है वो बढ़ पाता है। नीम हो गया, तो ये सब कीड़े मकोड़े को आपका जैविक खाद के रूप में आता है। सिंचाई, निराई और कटाई, इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों की अंतर्गत जो है फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं, ठीक है। कृषि के प्रकार अगर देखें तो कृषि के प्रकार के अंतर्गत जो विश्व में कृषि विभिन्न तरीके से की जाती है। जैसे भौगोलिक दशाएं देखिए, उत्पाद की मांग देखिए, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गित किया गया। एक तो आपके निर्वाह कृषि और एक वाणिज्य कृषि है। तो हमने पढ़ा भी था, लिखता दोबारा हमने रिपीट कर दिया उसको। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला जाए, तो निर्वाह कृषि क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस प्रकार की कृषि जो है कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, यानी कृषक की जो ज़रूरतें होती है तो उसके लिए निर्वाह नाम ही है। तो जैसे उनके अपनी ज़रूरत की चीज़ें के लिए, ठीक है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। जो गरीब है तो वो लोग क्या करते हैं, आपकी निम्न स्तर जो है वो प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे। उसके अलावा जो है पारिवारिक श्रम भी, मतलब पूरा परिवार जो है, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे भी लग जाते हैं, तो इन्हीं को पारिवारिक श्रम बोला जा रहा है। निर्वाह कृषि को जो पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी गहन कृषि में भी वर्गीकृत किया जाता है निर्वाह कृषि को, और आदिम निर्वाह कृषि में भी वर्गीकृत किया जाता है।
अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि गहन निर्वाह जो कृषि होती है, किसान एक छोटे भूखंड पे क्या करता है, साधारण औजार और अधिक श्रम से खेती करता है। गहन निर्वाह कृषि की बात जब करते हैं, अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में जो है एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। चावल प्रमुख मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि जो होती है वो दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। आदिम निर्वाह कृषि जो होती है वो स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। आदिम निर्वाह कृषि क्या होती है, तो स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, जो मतलब पहले के आदिम टाइम के जो किया जाते थे, तो स्थानांतरित में क्या किया जाता था, तो एक जगह से खेती किया गया, फिर उसको वहाँ की चीज़ों को जला करके फिर दूसरे जगह पे चले जाते थे, और फिर इस तरह से मतलब स्थान को परिवर्तित करना ही स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत आता है। चलवासी पशुचारण भी इसी के अंतर्गत आदिम निर्वाह कृषि के अंतर्गत देख सकते हैं। अगर बात किया जाए तो कहा जा रहा है कि आपको स्थानांतरित कृषि जो है अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, उसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के लोगों में प्रचलित है। अगर यहाँ पे भारी वर्षा होती है, ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पे चले जाते हैं। वही वाला मैंने आपको बताया। स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, कर्तन तथा एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। यानी वो मतलब काम किया गया, वहाँ पे खेती उगाई गया, फिर उसको उस जगह के लिए कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर दूसरे जगह चले जाते हैं। अगर देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि चलवासी पशुचारण क्या होता है। सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में अगर देखें तो मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में क्या होता है कि जैसे आपका राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर इलाके में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इसी प्रकार की गतिविधियाँ जलवायु के बाधाओं और भूभागों की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक जो होते हैं मुख्यतः भेड़, ऊँट, उसके अलावा पशुचारक मुख्यतः क्या होता है, भेड़ हो गए, ऊँट हो गए, मवेशी, याक या फिर बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए जो है दूध, मांस, ऊन, खाल, अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। वाणिज्यिक कृषि की बात अगर करते हैं तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि वाणिज्यिक कृषि क्या होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पिक्चर में भी चलवासी पशुचारकों वाले ऊँटों के साथ जो है आप यहाँ पे देख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। अगर आप भारत की उत्तर पूर्वी एरिया में जाएंगे, यानी आप इस तरह का अगर देखेंगे भारत का मैप, तो ये उत्तर पूर्व एरिया हो जाता है और ये झूमिंग के लिए जाना जाता है। इस एरिया में क्या होता है, तो झूमिंग कृषि की जाती है। मिल्प क्या होता है, तो आपका जो नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है, तो मिल्पी जो होती है मैक्सिको की कृषि है। और उसके अलावा स्थानांतरित कृषि अगर रोका ब्राज़ील की कृषि है, लद्दाख क्या होती है, तो मलेशिया की है। तो ये क्या है, स्थानांतरित कृषि के विभिन्न नाम है जो अलग अलग देशों में या फिर भारत में बोला जाता है। उसके मिल्पा आपका मैक्सिको हो गया, रोका ब्राज़ील, लद्दाख क्या हो गया, तो मलेशिया में। वाणिज्यिक कृषि के बारे में देखेंगे तो क्या बताया जा रहा है, तो वाणिज्यिक कृषि जो होता है वो वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किए जाते हैं। यानी वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन जो बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें क्या होता है कि विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य जो मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में जो है वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। आगे देखिए क्या बताया जा रहा है, तो वाणिज्यिक कृषि के बारे में यहाँ जानने के लिए आपको दिया हुआ है कि वाणिज्यिक कृषि क्या होती है। तो आप वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसल वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है, जैसे आपको बेचने के लिए। तो यहाँ पे गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली जो है फसलें हैं। उत्तरी अमेरिका को देखेंगे, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण वाले जो मैदान है वाणिज्यिक अनाज कृषि के क्षेत्र है। ठीक है, प्रमुख क्षेत्र, ये क्षेत्र जो होते हैं सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले होते हैं। ठीक है, ये काफ़ी जो होते हैं क्षेत्र जो होते हैं बड़े फार्म भी होते हैं और काफ़ी यहाँ पे आबादी भी देखने को मिलती है। ठीक है, जहाँ जहाँ फैक्ट्री होंगी वहाँ पे आबादी देखने को मिलता है।
उसके अलावा अत्यधिक ठंडे वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जाती है। अत्यधिक ठंड जो होती है वो मतलब फसलों को नुकसान भी पहुंचाता है और इसीलिए एक ही खेती इस समय की जाती है। मिश्रित खेती में क्या बोला जा रहा है, तो भूमि का उपयोग जो भोजन एवं चारे की फसलों उगाने और पशुधन पालन के लिए जो है किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके अलावा अर्जेंटीना हो गया, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसके अलावा आप देखेंगे न्यूजीलैंड हो गया, दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। इस तरह से मिश्रित खेती जो है वो किया जाता है। रोपण कृषि को अगर देखें तो रोपण कृषि आप देख रहे केले के रोपण कृषि जो की जाती है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है रोपण कृषि जो होती है वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार होता है, या जहाँ पे क्या होता है चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इसी कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। यानी इस प्रकार जो होता है कि इस कृषि में परिवहन जाल की विकास की अनिवार्यता देखी गई है। रोपण जो कृषि होती है वो मुख्य क्षेत्र जो होते हैं विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो कहाँ पे, तो रोपण कृषि कहाँ पे आप देखेंगे तो मलेशिया में जो होता है रबड़ होता है, उसके अलावा ब्राज़ील में जो कहवा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी में ही आपका कॉफ़ी उगता है। भारत में भी है। भारत और श्रीलंका में चाय जो होते हैं वो आप प्रमुख उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, तो चावल की खेती की जा रही है और ये गेहूं की संशय कर्तन की जा रही है, बाजरे की खेती ये की जा रही है। हमारे गाँव में जो है इस तरह का बाजरे का मैं हमेशा देखती हूँ। देखिए यहाँ पे चावल के बारे में देख लेंगे, ये तो हमने देख लिया। चावल के बारे में देखते हैं, तो चावल के बारे में बताया जा रहा है कि यह जो है मुख्यतः जो विश्व का मुख्य खाद्य फसल है चावल, ठीक है। और ये किस जलवायु में होता है, तो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का प्रमुख आहार है। गर्मी के टाइम में जो आप देखते हैं चावल के लिए क्या होता है, उच्च जो तापमान, अधिक आर्द्रता, आपको उच्च तापमान भी चाहिए, अधिक आर्द्रता भी चाहिए और वर्षा की आवश्यकता होती है। फसल चिका युक्त जलोढ़ मृदा, इस जिसमें क्या होता है कि जल रोकने की क्षमता होती है, यानी चिका जलोढ़ मृदा चाहिए होती है जल इसके चावल के लिए। सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्या होता है कि भारत है हो गया, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। अनुकूल जलवायु दशाएं जैसे कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे गेहूं की बात की जा रही है, तो किस तरह के आपको टेम्परेचर को देखने को मिलता है, तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका गेहूं होता है वो आपके गेहूं के लिए मध्यम वर्धन काल में मध्यम ताप और वर्षा और शस्य कर्तन, यानी फसल की कटाई को शस्य कर्तन कहते हैं। यानी गेहूँ के लिए वर्धन काल में मध्यम तापमान चाहिए, ज़्यादा तापमान भी नहीं चाहिए। के लिए धूप तेज के समय क्या होता है कि जब कटाई फसल की जाती है तो तेज धूप की आवश्यकता होती है जब गेहूँ की कटाई करते हैं। तो इसका क्या होता है कि विकास अपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम माना जाता है। यानी इसका विकास जो होता है आपका दोमट मिट्टी में देखा गया है। गेहूं जो होता है वो आप देखेंगे यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आपका अर्जेंटीना जो आपका साउथ अमेरिका में है, ये तो नॉर्थ अमेरिका का ये पार्ट है। रशिया हो गया यूरोप का पार्ट, यूक्रेन उसी से सटा हुआ जो रशिया और यूक्रेन का वार आप वार देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जो देख रहे हैं आपका पूरब में है। उसके अलावा भारत में जो विस्तृत रूप से उगाया जाता है, भारत में यह शीतल ऋतु में उगाया जाता है, ठीक है। कौन सा फसल, तो गेहूं की फसल आप देखेंगे। मिलेट जो बोला जा रहा है, मोटे अनाज को क्या बोलते हैं, तो मिलेट बोलते हैं। 2023 को जो है मिलेट वर्ष घोषित किया गया भारत सरकार के द्वारा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाती है और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। ये ऐसी फसलें हैं जिससे क्या होता है कम वर्षा और ऊंचे से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। मोटे अनाज भी होते हैं, कम उपजाऊ होते हैं। उसके अलावा जो जहाँ पे बालुई होते हैं, बलुई मृदा भी होती है और ये कम वर्षा में भी उग जाते हैं क्योंकि मोटे अनाज है, लेकिन ये न्यूट्रिशियस बहुत होता है, मतलब इसको हेल्दी आप बहुत बोल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिएगा बाजरा वगैरह जो होता है ये बहुत अच्छा माना जाता है। पोषक तत्व बहुत होता है, फैटी भी नहीं होता, मोटे भी नहीं होंगे अगर इसको यूज़ करेंगे, सेवन करेंगे तो आपने देखा वर्षा ज़्यादा नहीं चाहिए, कम चाहिए। उच्च से मध्यम तापमान चाहिए आपका। उसके अलावा सूर्य के प्रकाश आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके अलावा राजस्थान का एरिया में आप मिलेट्स को उगते देखेंगे। ज्वार, बाजरा और रागी जो होती है, रागी मड़ुआ को बोलते हैं, याद रखेंगे आप, ठीक है।
भारत में उगाए जाते हैं। उसके अलावा जो बोला जा रहा है तो नाइजीरिया, चीन और नाइजर उसके अन्य उत्पाद है, ठीक है, उत्पादक देश है। यानी अगर चाइना, नाइजीरिया को देखेंगे, चाइना को देखेंगे, नाइजर को जो देखेंगे, ये कंट्री भी मिलेट्स को उगाते हैं। अगर बात किया जाए मक्के की खेती जो की जाए विमेन के द्वारा, मक्के जो है वो कितने तापमान पे, तो मध्यम तापमान चाहिए, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है, इसे अपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। कपास की बात करें तो देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, तो आपका मक्के की खेती देखा, तो कपास की खेती को भी अच्छे से तरह से देख लीजिए। कपास की खेती जो की जाती है इसमें क्या बोला जा रहा है कि इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान है, उच्च तापमान का ज़रूरत होता है, हल्की वर्षा चाहिए, 200 से 210 पाला रहित दिन चाहिए, कपास के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। यानी हल्की वर्षा भी चाहिए, उच्च तापमान चाहिए, उसके अलावा 200 से लेकर के 210 पाला रहित दिन भी चाहिए, मतलब पाला नहीं होना चाहिए, यानी ठंडा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तेज चमकीले धूप भी जरूरी होती है कपास के लिए। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। अगर आप देश की बात करें तो चाइना, यूएसए, ब्राज़ील आपके मिस्र कपास के अग्रणी जो है वो देश है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपने देखा कि भारत और पाकिस्तान को भी ले लीजिए, ब्राज़ील, मिस्र को भी ले लीजिए। उसके अलावा उत्पादक देश इनको बोला जाता है। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास कच्चा माल का यूज़ किया जाता है। अगर पटसन की बात की जाए तो आपको इसको सुनहरा रेशा बोलते हैं, पटसन को के रूप में जाना जाता है। ये क्या होता है कि ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल जो होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक है। तो आप अगर टेम्परेचर पूछा जाएगा तो उच्च तापमान चाहिए, भारी वर्षा चाहिए और आर्द्र जलवायु की ज़रूरत होती है। उष्ण कटिबंधीय में ये पटसन की खेती की जाती है। बांग्लादेश और भारत में पटसन जो है अग्रणी उत्पादक देश है। अगर आप कॉफ़ी देख रहे होंगे तो कॉफ़ी की कृषि कैसे की जा रही है, तो यहाँ पे बोला जाए कि कॉफ़ी अगर देखते हैं इसके लिए जो है गर्म और आर्द्र जलवायु और अपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इसमें इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होता है कॉफ़ी के लिए। यानी दोमट मिट्टी चाहिए, गर्म और आर्द्र जलवायु भी चाहिए और इसमें देखेंगे कि पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का क्या अग्रणी उत्पादक है और कोलंबिया और भारत में भी आपको देखने को मिलेगा। ब्राज़ील के बाद जो है भारत और कोलंबिया में भी इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे। चलिए कुछ हम लोग जो पॉइंट दिए हुए हैं उसको देख लेते हैं, रोचक फैक्ट जो आपका बॉक्स में दिया है। तो कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की थी, तो देख लेते हैं। कॉफ़ी की जो खोज की गई थी तो बोला जाता है कि विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित है। 850 ईस्वी में काल्दी नामक एक अरब निवासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों को अनोखी उछल कूद और हरकतों को देख करके परेशान हो गया। बकरी जो थी उछल कूद रही थी, ठीक है। क्या होता है कि एक दिन उसने भी उसे सदाहरित पौधों की फलियों को चक्कर देखा जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया कि किस तरह से कॉफ़ी को खोज किया गया था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर कुछ बचा तो नहीं है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मक्का के बारे में बताया जा रहा है। मक्का को क्या बोलते हैं, कॉर्न बोलते हैं। मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में जो है इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियाँ भी देखने को मिलती हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे वाइट में भी होता है, येलो में भी देखेंगे, काला भी मैंने देखा, लाल भी देखा है, ठीक है। पक जाने पर तो लाल हो ही जाता है। चलिए ऊपर देख लेते हैं, कुछ चीज़ छूटी हुई तो नहीं है हम लोगों की, नहीं ये हमने तो देख लिया था पूरा। चलिए नीचे देख लेते हैं, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कृषि वाली जो चैप्टर होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए आपका देख लेते हैं, चाय के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे चाय के बारे में क्या बोला जाए, जैसे आप देख सकते हैं कि किसान रोपण कर रहे हैं चाय का। चाय बागान में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है, ठीक है। चाय जो है वो बागानों में उगाई जाती है। आसाम में आप देखेंगे इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्षा वितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी ठंडी जलवायु चाहिए और आपकी वर्षा जो होती है समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक क्या चाहिए, तो इंसान चाहिए।
उसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है, कृषि का विकास की बात किया जा रहा है। तो कृषि का अगर विकास करने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो देखिए कृषि विकास का जो सबसे संबंध है बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने प्रयास से है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कृषि नहीं होंगी तो आप कैसे अनाज खाएंगे। ठीक है, कोई भी हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो, ठीक है, सभी तो अनाज के ऊपर ही, और अनाज कहाँ से आता है, तो किसानों के द्वारा उगाया जाता है। यही कई तरीके से प्राप्त किया जाता है, और जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके उर्वरकों और ऊंचे उपज देने वाले बीजों के द्वारा। उसके अलावा कृषि का मशीनीकरण जो कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। ठीक है, कृषि के विकास का चरण जो है वो आप देख सकते हैं, लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि के विकास का सबसे चरम लक्ष्य क्या होता है, तो खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने मेनली बात होता है, यानी सबको भोजन मिले, यही खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य भी है, कोई भी भूखा ना रहे, क्योंकि ऑलरेडी भारत में जो है खाद्य समस्या काफ़ी है। कृषि का विकास जो है विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश जो है अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकापार्जन के लिए आपके फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतें जो देखेंगे तो वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है, यानी बड़ी जोतें जो होते हैं वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयोग होते हैं, यानी मार्केट में बेच सकें। जैसे आपका देखेंगे तो यूएसए हो गया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में आप इस तरह के वाणिज्यिक कृषि को देखेंगे, यानी बड़ी जोतें देखेंगे। अब हम दो फार्मों की बात करें, एक भारत और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तु स्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानने की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि क्या आप जानते हैं कि बात की जा रही है। तो देखिए, खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों की क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पे हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की जो होती है उपलब्धता हो। अगर मान लीजिए कि सभी को पौष्टिक फूड भी मिले, फूड तो मिले लेकिन पौष्टिक भी तो मिलना चाहिए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि भारत में विमेन से लेके बच्चे भी क्या होते हैं, एनीमिया की बहुत ही, उनको भी खून की कमी देखी गई है। ठीक है, तो अगर उनको खाद्य जो है वो बैलेंस में मिलेंगे तो ज़रूर है कि उनका सर्वांगीण विकास भी हो पाएगा। ठीक है, अगर बात किया जाए तो यहाँ पे तो हमने देख लिया कि यहाँ पे देखते हैं, आओ हम दो फार्मों यानी एक भारत और यूएसए की यथास्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानने की बात की जा रही है। यानी हम देखने की कोशिश करते हैं कि भारत का फार्म किस तरह का है, और आपका यहाँ पे देखिए कि खेतों में क्या किया जा रहा है। तो यहाँ खेत जोतने कृषि जो है, किसान जो है खेत जोत रहा है, कैसे कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है। तो भारत एक फार्म है। ठीक है, भारत एक क्या है, तो फार्म है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में क्या होते हैं, आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो गाजीपुर जिला, उसमें एक आदिलाबाद एक गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा किसान है। इसमें कितने हेक्टेयर आपकी ज़मीन है, फार्म है, तो 1.5 हेक्टेयर उसके पास ज़मीन है। उसका आवास मुख्य गाँव में है। ठीक है, यह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। ठीक है, वर्षों के एकांतर पर वो खरीदता है, जो अधिक मतलब उसके फसल को बढ़ा पाए, उत्पादन ज़्यादा हो पाए। उसकी भूमि क्या है, उर्वर है, वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें सामान्यतः गेहूँ, चावल और दालें उगाता है। ठीक है, आपका या तो गेहूँ उगाएगा, चावल उगाएगा, या फिर दाल जो है वो उगाता है, लेकिन गेहूँ और चावल अल्टरनेट पे उसके द्वारा उगाया जाता है। ठीक है, किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ जो है सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेते हैं, और वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर भी लेते हैं, क्योंकि किसान तो इतने अमीर नहीं होते हैं कि उनका पर्सनल ट्रैक्टर भी हो। इसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं, यानी ये जो किसान है इनके द्वारा जो अभी भी जो बैलों का जो यूज़ किया जाता है खेती को जोतने के लिए, खेत को जोतने के लिए किया जाता है। समूह के खेत में क्या होता है, एक नलकूप है जिससे वह अपने खेत की जो सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ बकरियां नहीं मुर्गियां हैं। वह निकट के शहर में क्या करता है कि वो जाता है और सहकारी जो है वो भंडार से में दूध बेचता है। वह वहाँ एक सदस्य है। सहकारी जो है समिति उसके जानवरों के चारे के प्रकार बताते हैं कि किस तरह से कौन से जानवरों को खिलाइए। पशु धन के स्वास्थ्य की सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के
संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में जो है परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक और कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों के खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह क्या है, वह उत्पादों को निकट के शहरों में स्थित मंडी में क्या करता है, बेचता है। अधिकांश जो देखा गया, अधिकांश किसान के पास जो भंडारण सुविधा की कमी होती है, ठीक है, किसान इतने अमीर नहीं होते कि वो पूरे अनाज को भंडारित रख सकते हैं, इसलिए वह बाजार के अनुकूल ना होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। यानी मान लीजिए कि प्याज का हुआ है तो प्याज वो मान लीजिए कि 10 रुपये भी दे रहा है तो उनको बेचना पड़ेगा, ठीक है, 5 रुपये, क्योंकि उनके पास है ही नहीं, क्योंकि खराब हो जाएगा। हाल ही के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम भी उठाए गए हैं, ठीक है। अगर बात किया जाए तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की हम लोग फार्म को देखेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है एक फार्म का औसत आकार क्या होता है, भारतीय फार्म के अनुसार जो है भारतीय जो फार्म है उससे बड़ा होता है अमेरिका का फार्म। आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रारूपी फार्म का आकार जो होता है 250 हेक्टेयर होता है। कि किसान सामान्यतः फार्म में रहता है और मक्का, सोयाबीन, गेहूँ और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ जो होती है फसलें, महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसी जो आपका देखिए यहाँ पे संयुक्त राज्य के मध्य पश्चिम में जो है, अगर ऊपर वाले पार्ट देखेंगे ये यूएसए वाला है तो आपका पश्चिम वाला, यानी ये वाला जो पश्चिम का एरिया है वो युवा राज्य जी एक किसान जो होरन के पास जो है वो 300 हेक्टेयर भूमि है, यानी किसान का नाम जो है वो क्या है, होरन है। वह क्या करता है कि अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर लेगा। यानी मृदा और जल अगर मतलब प्रॉपर होता है तभी वो उगाता है, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेते हैं, ठीक है। फसल के नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजते हैं। इसमें क्या होता है कि उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं, अगर नहीं है तो वो उसमें कुछ चीज़ों को मिश्रण करते हैं, ठीक है। ये परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करती है, ठीक है। यानी किस तरह से वैज्ञानिक के तरीके से आप खेती कर सकते हैं, अपने उत्पादक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है, ठीक है, सैटेलाइट से जुड़ा हुआ, जो उसे अपने खेत को यथार्थ तस्वीरें देता है। वह रासायनिक उर्वरकों और पीड़क नाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टर हो, बीज बोने की मशीन हो, देखिए यहाँ पे जो है वो आपका छिड़काव किया जा रहा है, आपका एरोप्लेन का यूज़ करके, मतलब अलग अलग, अभी तो ड्रोनों से भी यूज़ किया जाने लग रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे यूएसए मशीनीकृत जो है आपकी खेती की जा रही है, मशीनों का उपयोग जो है किसान वहाँ के करते हैं, क्योंकि वो अमीर कंट्री है, ठीक है। भारत के किसान बहुत गरीब भी है। समतलक उसके अलावा संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेसर का उपयोग कृषि संबंधी विविध क्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों यानी मार्केट एजेंसिया में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है किसान एक व्यवसाय की तरह काम करता है, न कि खेतिहर किसान की तरह, यानी वो भी एक बिजनेस ही है उनका जो वो काम करते हैं यूएसए के, ठीक है। भारत की तरह सिर्फ जीविकापार्जन के लिए वो काम नहीं करते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है वो हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखा। तो आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए। और ये आपका ज्योग्राफी सेक्शन हो गया कृषि से संबंधित। तो टेक केयर।